सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट में आज लिए गए 5 अहम फैसले। कैबिनेट ने एलपीजी, शिक्षा, पूर्वोत्तर विकास के लिए 52,667 करोड़ रुपए किए मंजूर। उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़, तो एलपीजी दाम को स्थिर रखने के लिए 30,000 करोड़ की मदद का ऐलान। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज को भी दी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का किया भूमि पूजन। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी किया शुभारंभ। विपक्ष पर जमकर बरसे शाह। एसआईआर पर लालू यादव और कांग्रेस को घेरा, कहा घुसपैठिए हैं इनके वोट बैंक। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन भी संसद के दोनों सदन विपक्ष के हंगामे के चलते हुए बाधित। लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता विपक्ष। उत्तराखंड के धराली में जिंदगी बचाने की जंग जारी। सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। आपदा से बचाए गए पीड़ितों को दी सांत्वना। सरकार के अथक प्रयासों ने हर्षिल घाटी में मोबाइल नेटवर्क बहाल। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने वोट चोरी के आरोप पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी ने बोला बहुत बड़ा झूठ। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कैबिनेट के फैसलों की। कैबिनेट की बैठक में आज 5 महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसलों के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए कुल 52,667 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। फैसले में पीएम उज्ज्वला योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 12,060 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके जरिए 10 करोड़ 33 लाख घरों को लाभ मिला है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित कीमत पर सिलेंडर मुहैया कराते रहने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। हर परिवार के लिए किफायती एलपीजी के लिए 30,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया।
तीसरा फैसला तकनीकी शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकारों के तकनीकी संस्थानों को सपोर्ट करने के लिए 4200 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी मिली है। 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को मदद देने का ऐलान किया गया है। कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। और कैबिनेट की बैठक में उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ा हुआ फैसला भी लिया गया है। खासतौर से असम और त्रिपुरा में कुल 7,250 करोड़ की आर्थिक मदद का फैसला लिया गया है, जिनमें से 4,250 करोड़ रुपए केंद्र देगा, जबकि राज्यों की ओर से 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और तमिलनाडु में 4 लेन हाईवे निर्माण के फैसले को भी इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मरक्कनम से पुडुचेरी के बीच बनाया जाएगा। ये खंड 264 किलोमीटर लंबे चेन्नई पुडुचेरी नागपट्टनम के कॉरिडोर का हिस्सा है। ये कॉरिडोर 2 लेन का है, जिसे 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में मरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ईसीआर कहते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्टल रोड। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम, और इसके कारण काफी कंजेशन रहता था और एक तरीके से ये पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था। एक्सिस्टिंग हाईवे ऑलरेडी NH 332A चेन्नई से नागपट्टनम, उसमें ये वाला सेक्शन बनेगा, पुदुचेरी से मरक्कनम वाला सेक्शन बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका 4 लेनिंग होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, पुदुचेरी शहर को डिकंजेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर 882.87 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर 137.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर निर्माण में 31 पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू का जल और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का उपयोग होगा। मंदिर का निर्माण 42 सप्ताह यानी 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास को लेकर बिहार और समस्त देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाया जाएगा। 137 करोड़ रुपए मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर लगाए गए। ये भव्य मंदिर में डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने की कोशिश की जाएगी। धराली में अचानक आई आपदा ने पूरे क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव अभियान
युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री 3 दिन में उत्तरकाशी में ही वो प्रवास कर रहे हैं और स्वयं रेस्क्यू अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मातली हेलीपैड पर रेस्क्यू अभियान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं जो रेस्क्यू अभियान है उसको तेज किया गया है और उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रभावित हर्षिल में सेना, वायुसेना, आईटीबीपी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। आईटीबीपी द्वारा सरकारी वाहनों से नागरिकों को हर्षिल के आपदा प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है। धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित हर्षिल में सेना, वायुसेना, आईटीबीपी राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई है। आईटीबीपी द्वारा सरकारी वाहनों से नागरिकों को हर्षिल के आपदा प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तराखंड के धराली और आसपास के क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में एनडीएमए और भारत सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग की आवश्यकता राज्य को होगी वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने ग्राउंड जीरो में संचालित रेस्क्यू अभियान में आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दी। राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही एक विशेषज्ञ दल इस आपदा के अध्ययन के लिए उत्तराखंड भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और औली में जल्द ही एक डॉपलर राउंड राडार स्थापित किए जाएंगे। इससे मौसम के पूर्वानुमान में बड़ी मदद मिलेगी। समीक्षा बैठक के बाद आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हवाई सेवाओं के जरिए लगातार हर्षिल घाटी में विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को निकालकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। बैठक में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, मौसम विज्ञान विभाग और आईटीबीपी के शीर्ष अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े। और चमोली के पीपल कोटी के समीप भनेर पानी में हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को 32 घंटे की पैदल यात्रा के लिए अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और यात्रियों को सुरक्षित मार्ग से निकाला जा रहा है। मार्ग को पूरी तरह से खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और नई दिल्ली में भारतीय पत्रिका कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत के पत्रिका, मीडिया और विज्ञापन क्षेत्र, प्रकाशन जगत के प्रमुख हस्तियों ने उभरते रुझानों और चुनौतियों पर चर्चा की। गहरा जुड़ाव, समुदायों का निर्माण, विश्वास का पोषण, भविष्य की पुनर्कल्पना थीम पर आधारित इस आयोजन में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने वेव्स ओटीटी पर एक नए पत्रिका ई स्टोर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीईओ के प्रसार भारती गौरव द्विवेदी ने वेव्स की प्रासंगिकता पर कहा कि देश भर में 80 से अधिक ओटीटी ब्रांड्स उपलब्ध हैं। प्रसार भारती की यह जिम्मेदारी है कि वे आम जनता तक मुफ्त जानकारी और शिक्षा को पहुंचाएं और इसके लिए वेव्स प्रमुख माध्यम है। We thought that if we are having this OTT which is going to bring in music and video content to the audiences, then why should we keep the written word out of it? First thing that we did there was that whatever material was available within our own ministry, the INP ministry, the magazines, Yojana, Kurukshetra, Bal Bharati,
we brought all of these, in fact, the oldest versions, dating back 30-40 years, the entire archives are now on Waves OTT. And immediately after that, then when Anandji called me up and we said, okay, now let's tie up hands with the private publishers also and invite them. And here we are today with 50 different titles across 8 different languages are launched here today. And we look forward to having more and more of the industry ecosystem coming and joining hands with us, reaching out to the audiences across India and outside. इस मौके पर भारतीय पत्रिका कांग्रेस के अध्यक्ष अनंत नाथ ने कहा कि वेव्स ओटीटी पर काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ओटीटी के सहारे ऑनलाइन मैगजीन स्टोर तक पहुंचने में लोगों को मदद मिलेगी। आने वाले सालों में हमारी उम्मीद रहेगी कि सारे मोबाइल्स में शायद वेव्स ओटीटी रहेगा, तो वहां पे उसके जरिए हम काफी सारे नए रीडर्स को जोड़ पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रहा है कि ओएनडीसी, वो भी सरकार का एक बनाया हुआ प्रोटोकॉल है जिसमें बायर्स और सेलर एप्स को जोड़ने का एक प्रक्रिया की है। उधर भी हमने एक नया ऐप स्टार्ट किया है जिससे मैगजीन स्टोर, ऑनलाइन मैगजीन स्टोर काफी सारे एप्स में एक जगह पाएगा ताकि रीडर्स मैगजीन खरीद सकें। फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं। उसके बाद डिजी हार्ट, जो सरकार का अपना एक और प्लेटफॉर्म बनाया है ई कॉमर्स, वहां पे भी मैगजीन स्टोर लॉन्च किया जा रहा है। तो हर तरह से हमारी प्रयास ये रहा है कि रीडर तक मैगजीन पहुंचा सके। और छोटा भीम अब एक नए अंदाज में लौट आया है। इस बार छोटा भीम को एक बिल्कुल नई कॉमिक श्रृंखला के रूप में पेश किया गया है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के सहयोग से पेश किया है। वेब समिट की भावना को दर्शाती इस पहल में हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े देसी पात्रों और कहानियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। छोटा भीम के रचनाकार और ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के सीईओ राजीव चिल्का ने इस पहल के जरिए एक साधारण विचार को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। छोटा भीम आज भी मनोरंजन के साथ शिक्षा और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है और इसके साथ ही नई पीढ़ी के सामने भारतीय रचनात्मकता का एक उदाहरण पेश करता है। हिंदी और इंग्लिश में ये बुक्स रिलीज किए गए और ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये वैल्यूज सिखाते हैं, लाइक सिंपल थिंग्स लाइक ऑनेस्टी, एट्रीब्यूट्स, जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स होते हैं इंसान के अंदर जो रहना चाहिए, अच्छे क्वालिटीज जो रहना चाहिए, ये बुक के द्वारा हम बच्चों को सीखने को मिलेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ये एक कहानी के रूप में है। जब कहानी के रूप में कुछ बच्चों को सिखाया जाता है तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब देखते हैं प्रदेशों की खबरें। और उत्तराखंड की हर्षल धराली घाटी में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ जेसीबी उपकरणों को तुरंत कार्रवाई में लगाया गया है। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसमें वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईशनपुर निवासी धनगौरी ब्रौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थी। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारण वे धराली में अपने परिवार सहित फंस गईं। मार्ग अवरुद्ध होने और लगातार मलबा और तेज बहाव के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किए गए।
मुख्यमंत्री स्वयं 3 दिनों से लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों के अथक प्रयासों से बरौलिया और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला गया। रक्षाबंधन से पहले दिन जब मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे, तब बरौलिया ने भावुक होकर अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उससे राखी के रूप में मुख्यमंत्री धामी को बांधा। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से छू गया। मुख्यमंत्री ने भी इस भावनात्मक क्षण को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है, लेकिन धराली से जो हरसिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए, वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है, क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हरसिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहाँ पर एक जल का काफ़ी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहाँ पर ले जाके दोनों तरफ से, इधर से भी काम चल रहा है, उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीज़ों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता में। धराली जैसे दुर्गम क्षेत्र में मानवीय संवेदनाओं का ये दृश्य विपदा के बीच आशा, विश्वास, सामाजिक एकजुटता की मिसाल बन गया है। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और रक्षाबंधन पर्व सभी के जीवन में खास महत्व रखता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर बड़े उत्साह वर्धक मामले सामने आ रहे हैं। एक और जहां रामनगरी अयोध्या में लाल कुर्ती की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री को राखी भेज रही हैं, वहीं कन्नौज में रक्षाबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर और 3 तलाक जैसे मुद्दे से प्रेरित अयोध्या की लाल कुर्ती की मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन भेजने का फैसला किया है। रामनगरी की ये मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई मानती हैं। इनका मानना है कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य किए हैं, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया है। इसलिए लाल कुर्ती की ये महिलाएं प्रधानमंत्री को राखी भेज रही हैं। मोदी भाई ने 3 तलाक पे रोक लगा दिया है। मोदी भाई बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम राखी भेज रहे हैं। भैया ये त्योहार भाई बहनों का होता है और मोदी जी को हम अपना भाई मानते हैं, इसलिए हमने उन्हें ये राखी भेजने का मन में विचार आया हमारे। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है कोई, इसी बारे मोदी भैया बना दिया उनको। 10 साल से मैं रो रही थी, मेरे भाई हो मेरे भाई आज मिल गए मेरे को। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में रक्षाबंधन के मौके पर हम बनेंगे हुनरमंद थीम से शुरू की गई पहल बच्चों में हुनर प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें देश सेवा से भी जोड़ रही है। दरअसल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं, जिसमें कन्नौज की पारंपरिक पहचान माने जाने वाले घरेलू इत्र की खुशबू भी होगी। इन इको फ्रेंडली राखियों को सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेजा जाएगा। इसके लिए एक खास रक्षाबंधन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। हम लोग अपने भाइयों के लिए राखी बना रहे हैं, जो वो भाई हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनकी वो लोग अपने छुट्टियों पर जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे द्वारा राखी बनाई गई है। इन्हें सरकार के द्वारा उन तक पहुँचाई जाएंगी। ये जो बहनें हैं स्वयं से जो बना करके अपने भाइयों के लिए, अपने देश के भाइयों के लिए भेजती हैं, तो उसका जो स्नेह और प्रेम होता है, उसका बंधन एक अलग ही मजबूत बंधन होता है, उसके अंदर भरा होता है। इसलिए वो यहाँ से शुरुआत की है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा सुविधा दे रही है, जिससे वो हर्षोल्लास से त्योहार मना सकें। यह सुविधा 10 अगस्त रात 12 बजे तक रहेगी। हम लोग इसके लिए अतिरिक्त बसें भी लगा रहे हैं और कल हजारों नई बसें रक्षाबंधन के त्यौहार पर कि हमारी बहनें जो है नई बसें में यात्रा करें, उसका भी हम लोग शुभारंभ करेंगे।
निःशुल्क बस सेवा की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बस सेवा में सभी महिलाओं को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से जहां अनेक महिलाएं उत्साहित हैं, वहीं कई महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। योगी सरकार ने हमारे लिए सुविधा दी है कि 3 दिन के लिए बस की जो टिकट है वो हमें फिर फ्री में मिलेगी, तो इससे हमें काफ़ी लाभ है। अपने कार्यकाल में उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। हम समस्त महिलाओं की तरफ से जो योगी जी और जो सरकार है हमारी मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो गरीब महिलाएं हैं उनको और जो सभी महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो आने जाने की सुविधा किया हुआ है रक्षाबंधन के पर्व पर, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं, वह संस्कृति, परंपरा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा सरकार रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर रही है। महिलाओं के लिए 9 अगस्त रात 12 बजे तक ये फ्री सेवा जारी रहेगी। उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे भी बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए महिलाएं हरियाणा सरकार का आभार जता रही हैं। हरियाणा सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर रही है। महिलाएं अपने 15 वर्ष तक के बच्चों के साथ 9 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकती हैं। इसके लिए हरियाणा रोडवेज ने अधिक बसें भी चलाई हैं। अकेले सिरसा डिपो से करीब 175 बसें इस सेवा में लगाई गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस को बस स्टैंड परिसर में तैनात किया गया है। इस पहल के लिए महिलाएं राज्य सरकार का आभार जता रही हैं। पहले हम जैसे जाते थे तो रक्षाबंधन पर किराया भर के जाते थे। अब जैसे अब सरकार ने पहले से ज़्यादा वो बसें लगा दी है, पहले थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा कर दी है और तो किराया फ्री कर दिया है बच्चे के लिए भी और साथी वाले के लिए भी। बढ़िया जमा बढ़िया बल्ले बल्ले कर रही है लाओ मोदी का। रक्षाबंधन पर बहनों को बेहतर परिवहन यात्रा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा रोडवेज ने चालक व परिचालकों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। साथ ही रोडवेज ने इन 2 दिनों में लोकल रूटों पर अधिक बसें चलाने का निर्णय लिया है और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। इसमें महिला यात्री, उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की ऑर्डिनरी बसों में हरियाणा क्षेत्र, चंडीगढ़ और दिल्ली में फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने जाने वाली महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का ये कदम सराहनीय है। गुलाब सिंह सिहाग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।